यह बात सन 1907 के दशक की है, जब दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मानिक चंद का जो महल था वह इसी चंदनपुर गांव में बना हुआ था, जो बेहद आलीशान था। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा मानिक चंद दरबार में आए किसी दीन दुखियों की मदद नहीं करता था। वह केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, ना कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राजा के राज दरबार में आता है। भिखारी, महाराज, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा, अरे इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वह भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजा, मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इस तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा मानिक चंद बेइज्जत करके निकाल देता। एक रात राजा मानिक चंद महल के पास टहल रहा था, तभी किसी की आवाज़ आती है, अघोरी, मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। राजा, ये किसकी आवाज़ आ रही है? राजा मानिक चंद देखता है महल के पास ही एक अघोरी बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। राजा, क्या हुआ है तुम्हें? अघोरी, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा, हट, मैं किसी की मदद नहीं करता। तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अघोरी, मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राजा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। अघोरी, तुम बहुत बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले मैं तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। राजा मानिक चंद अघोरी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा, मंत्री जी, जल्द से जल्द इसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री जी, महाराज, अभी लगवाता हूँ। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग मानिक चंद से मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। अगले दिन, राजा, मंत्री जी, कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि हमारे राज्य पर कुछ संकट आने वाला है। मंत्री, हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि ये राजपाट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। राजा, शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आ रही थी वैसा ही होता है। बढ़ते कालक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार राजा मानिक चंद की रियासत पर पड़ी। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगी। मानिक चंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिक चंद अब अपने रियासत के लोगों में सिर्फ मानिक चंद हो गए थे। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई ज़मीनें बेची जाने लगी और ज़मीन बेचकर आए पैसों से शान और शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सभी ज़मीन जायदाद ख़त्म हो गई और मानिक चंद फ़कीर हो गए। इसी के साथ मानिक चंद का सारा घमंड कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। अब मानिक चंद को एक आम इंसान के दुखों के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मानिक चंद की पत्नी ने कहा, पत्नी, आप तो ठहरे राजा साहिब, आपके लिए तो मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं, घर का कर्ज चलाने के लिए लग रहा है, मुझे ही काम करने के लिए घर की दहलीज लांघने की ज़रूरत होगी। राजा, राज परिवार के घर की बहुओं को लाज पर्दे में ही रखा जाता है। राजा मानिक चंद को अपनी पत्नी की यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने खुद से आत्मग्लानि होने लगी। राजा मन में, ये सब मेरी ही करनी का फल है, मैंने आज तक इतने गलत काम किए, उसकी सज़ा है ये। सबको दुख दिया और अपना राज धर्म छोड़कर भोग विलास में लुप्त रहा, यह उसी की सज़ा है। गांव के बाहरी तरफ एक खंडर हो चुका एक मंदिर था। वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती थी और ना ही उधर कोई आता जाता था। मानिक चंद
उस मंदिर में जाकर बैठ गया। सारी बातें सोच सोच कर मानिकचंद अपना आपा खो देता है और मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लग जाता है। सिर पटक पटक कर होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे ये आभास हुआ, राजा मेरे ना होने से मेरी पत्नी और मेरे राज्य की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इस तरह मानिकचंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पटकने की वजह से खून बहुत निकल रहा था और वह खून उसी खंडर के पास रखे एक फूलदान पर जा गिरता है। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकल कर बाहर आता है। जिन मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई है। हा हा हा, मैं आज़ाद हो गया। राजा, कौन हो तुम? जिन, मैं इसी खंडर का जिन हूँ, इसी फूलदान में रहता हूँ। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इसी फूलदान में कैद कर दिया था। राजा, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? जिन, अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वह अघोरी मर गया। जिनकी यह बात सुनते ही मानिकचंद को उस रात की बात याद आती है जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था। उसके अगले ही दिन उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा जिन से पूछता है, राजा, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? जिन, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूँगा। राजा, वो कैसे? जिन, जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूँगा। हा हा हा। राजा, मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले तक मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब मुझे अपने परिवार और राज्य की चिंता हो रही है। जिन, कैसी चिंता? बोलो, मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा, ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे मेरे परिवार से इस बारे में चर्चा करनी होगी। जिन, ठीक है, ये इत्र लो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये इत्र 1 महीने तक ख़त्म नहीं होगा। इस इत्र की खुशबू जहाँ तक चलेगी, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वहाँ तक मिलेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। राजा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिन, याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊँगा। हा हा हा। राजा जिन का दिया हुआ इत्र अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ से राजा गुजरता गया, वहाँ वहाँ पर उसे अद्भुत बदलाव देखने को मिले। उसके महलों में कदरदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासतों की दीवारें फिर से चमकने लगी। जिनके दिए हुए इत्र की खुशबू से राजा मानिकचंद की राजशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। रानी, इतना बदलाव कैसे हो रहा है? राजा, ये शोहरत मेरे जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुनकर रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रानी रोते हुए, उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजपाट वापस ले जाए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा, अब कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूँ ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊँ कि वापस तुम्हें उस दहलीज को पार कर काम करने के बारे में सोचना ना पड़े। रानी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। राजा, खुद पर काबू लाओ। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं कल हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। वह रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन के वापस आने का इंतज़ार करने लगा।
सुबह से लेकर शाम बीत गई पर जिन नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाहत बढ़ने लगी। राजा को लगा कि जिन शायद भूल गया कि उसे आज मेरा शरीर लेने वापस आना है। फिर अचानक ही राजा के मन में विचार आया। राजा मन में ये गलत है, जिनने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजपाट मुझे लौटा दिया। मेरा परिवार मेरा न होने के बावजूद सुख में जीवन जी सकता है। मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना होगा। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता। मुझे राजधर्म निभाना होगा। ये सब सोचकर राजा वापस उस खंडर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन को खोजने लगा। राजा आवाज़ लगाते हुए, कहाँ हो जिन? देखो मैं वापस आ गया हूँ, तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन प्रकट हुआ। जिन, तुम आ गए मानिक चंद? राजा, हाँ, तुम्हारे इस इत्र की खुशबू से मेरा राजपाट मुझे वापस कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें वापस देने आया हूँ। जिन, तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। हा हा हा। अपनी जुबान का ईमानदार होना ही एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। राजा, मैं अपनी ईमानदारी पर अड़िग हूँ। जिन, हा हा हा। राजा, क्यों इतना हंस रहे हो तुम? जिन, एक बार सिर घुमाकर अपने आसपास देखो। राजा अपने चारों तरफ देखता है तो वो एक खंडर एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। राजा, ये खंडर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया? जिन, तुम्हारे इत्र को लगाकर इस मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का भी कायाकल्प हो गया और ये भी एक तीर्थ स्थान बन गया। राजा, तो इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध? तुम अपना कार्य करो, ले जाओ मेरा शरीर। जिन, जब तक मैं इस खंडर में था तब तक इस खंडर का एक चिन्ह हुआ करता था। मेरी मूर्ति भी राक्षसों वाली थी। अब मैं इस समय तीर्थ मंदिर में हूँ। मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। राजा, इस खंडर के मंदिर बन जाने से तुम्हें क्या परिवर्तन आ गया भला? जिन, ये खंडर ही मेरा घर था, क्योंकि कई सालों से मैं इसी खंडर में कैद था। तुमने मुझे इस खंडर से जब आज़ाद करवाया तब भी मैं एक जिन ही था, क्योंकि ये स्थान तब भी एक खंडर ही था। लेकिन अब इस खंडर के तीर्थ बनने से मेरी राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हो गया है। जाओ, तुम आज से आज़ाद हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। राजा, ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा और इस परोपकार की कथा सबको सुनाऊंगा। राजा मानिक चंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गई। कुछ ही दिनों में इस खंडर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे वो मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिक चंद और चंदनपुर गांव के जिन की कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचलित हो गई। राजा मानिक चंद अब सभी के दुखों को सुनता और सभी की मदद करता था। पूरा राज्य राजा के अंदर हुए बदलावों से अत्यंत सुखी था।